जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग नए जो संशोधित या यूँ कह लें नवनिर्मित अधिनियम का चर्चा कर रहे थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम पे हमने 10 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि आप लोगों को उस बिंदु पर, उस टॉपिक पर आपका ध्यान आकर्षित करें जो कि प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। पूरा व्याख्या करना 10-15 मिनट में संभव नहीं हो पाता है, तो रिवीजन के पर्पज़ से हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से ही इसको पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिशनर हो या कोई कम्पिटिटिव व्यक्ति हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 जो नया अधिनियम पारित हुआ है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में है, उसमें कन्फेशन की क्या व्यवस्था दी गई है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट था पूर्व का 1872 का, वो उसमें धारा 24 से लेकर के और धारा 30 तक पूरा कन्फेशन से संबंधित प्रावधान थे। इसमें सिर्फ धारा 22, 23 और 24, मात्र 4 धाराओं में 22, 23, 24 यानी 3 धाराओं में ही समाहित करके इसको पूरा कंक्लूड कर दिया गया है। और अच्छा भी है, क्योंकि जो अतिरिक्त धाराएं थी वो कहीं ना कहीं प्रोविजो का काम करती थी, परंतु का काम करती थी। इस नए अधिनियम में डायरेक्टली उसको प्रोविजो के रूप में रख दिया गया है। अब देखते हैं कैसे कैसे इसमें रखा गया है, क्या कहा गया है। तो धारा 22 कहता है, कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, क्यूरेशन आर प्रॉमिस व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब ये कह रहा है कि अगर जो किसी का अभियुक्त है, अगर जो उसका कन्फेशन इंड्यूसमेंट के आधार पर, थ्रेट के आधार पर, क्यूरेशन के आधार पर या प्रॉमिस के आधार पर लिया गया है, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इरेलीवेंट हो जाएगा, सुसंगत नहीं होगा, विसंगत हो जाएगा। अब यही धारा 22 कह रहा है कि एक कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इरेलीवेंट in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। मतलब इसमें यह कह रहा है कि ऊपर जितनी भी चीज़ों को गिनाया गया है, यदि उसको कारित करके कोई ऐसा कन्फेशन कराया जाता है जिससे उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें या तो कोई लाभ प्राप्त करेगा या उसको अपने कोई ऐहिक रूप से किसी तात्विक बुराई का परित्याग करेगा, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि ये जो इसका कन्फेशन होगा वो इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन अब प्रोविजो देखिए इसका कितना बढ़िया है, जो धारा 26, 27, 28, 29 में दिए गए थे उसको एक एक करके प्रोविजो के रूप में इसमें ले रहा है। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन काज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। यदि ये जितने भी बातें ऊपर की गई हैं, यदि उसके मस्तिष्क से उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है और न्यायालय के विचार में ऐसा होना चाहिए कि वह ख़त्म हो गया है,
तब वो अगर जो कन्फेशन करता है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। अब आगे फिर प्रोविजो एक कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच ए कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट, अगर जो अन्यथा वो सुसंगत है कन्फेशन, तो इट डज नॉट बिकम इरिलेवेंट मेरली बिकॉज इट वाज मेड अंडर ए प्रॉमिस ऑफ secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it। मतलब वो अगर जो कोई अन्यथा इसके अलावा कोई कन्फेशन यदि सुसंगत है तो केवल मात्र इस आधार पर ही वो विसंगत नहीं हो जाएगा कि उसको गुप्त रखने के लिए सिक्रेसी के रूप में रखा गया है या उसका प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, इसका जो है इस आधार पर लिया गया। अथवा वेन ही वाज ड्रंक, यानी कि वो दारू पी करके या कोई नशे में वो कर लेकर के यदि उसने कन्फेशन किया है, आर बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, जबकि वो आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है, उस कंडीशन में अगर जो क्वेश्चन किया गया तब वो आंसर दे दिया। वाट एवर में हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, मतलब उसको कोई ऐसा वार्निंग नहीं दिया गया है बावजूद इसके, एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, कि मतलब कि तुम्हारे खिलाफ यह प्रयोग किया जाएगा, इस बात का उसको वार्निंग दिए बिना ही अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है, तो वह सुसंगत हो जाएगा। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, देखिए जो धारा 27, 28, 29 में दिए गए थे उसको धारा 22 में ही समाहित कर दिया गया है प्रोविजो के रूप में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब पुलिस ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में यदि है तो धारा 24 के 25 और 26 को दो धाराओं में वर्णन था, उसको यहाँ धारा 23 में ही कंक्लूड कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट शैल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट हिम। तो ये धारा 24 और 25 को, अरे सॉरी 25 और 26 को दोनों को एक साथ धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में समाहित कर दिया गया है। और प्रोविजो को देखिए ये क्या कह रहा है, धारा 29 से रिलेट करके प्रोविजो के रूप में डाल दिया है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amount to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved। मतलब वो प्रूव्ड किया जाएगा यदि कोई भौतिक चीज़ को इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि कोई प्राप्त किया करता है और उसके कहने पर प्राप्त किया जाता है, मैंने अभियुक्त के स्टेटमेंट के आधार पर कोई भौतिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, जो कि धारा 29 में पूर्व के भारतीय एविडेंस एक्ट में दिए गए थे। अब देखिए धारा जो 30 था उसको धारा 24 में समाहित कर दिया गया है। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर सम ऑफेंस। अब ये कह रहा है कि अगर किसी का एक साथ विचारण किया जा रहा है तो क्या दूसरे अभियुक्त के द्वारा किए गए कन्फेशन को दूसरे उसके सह अभियुक्त के विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकेगा कि नहीं। तो धारा 30 को भी हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, उसमें कि यदि ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा है तो लिया जाएगा, ज्वाइंटली ट्रायल नहीं हो रहा है तो उसको विचार में उसके कन्फेशन को माननीय न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा। वही सेम बातें यहाँ भी कहा गया है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। व्हेन मोर पर्सन दैन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन।
एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ऑफेंस एज यूज्ड इन द सेक्शन इंक्लूड द अबेटमेंट ऑफ आर अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। देखिए उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है ये नया जोड़ा गया है और इसको कह रहा है कि ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज absconded or who fails to comply with a proclamation issued under section 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। इस धारा के लिए उस व्यक्ति को भी ज्वाइंट संयुक्त विचारण के रूप में माना जाएगा जो या तो भगोड़ा हो गया है, घोषित किया गया है, या उसके खिलाफ कोई प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया गया है। अब इलस्ट्रेशन जो है वही पुराना वाला ही इलस्ट्रेशन इसमें भी रखा गया है। ए एंड बी आर ज्वाइंटली टाइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट इज़ प्रूफ दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। यहाँ पे विचार में लिया जा सकता है, लेकिन बी में कह रहा है कि ए इज on his trial for the murder of C, there is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A, as B is not being jointly tried। मतलब अगर कोई jointly tried नहीं किया जा रहा है तो उसका कन्फेशन एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया, मतलब एक सहयुक्त के द्वारा किया गया कन्फेशन दूसरे सहयुक्त के विरुद्ध विचार में न्यायालय नहीं लेगा। यहाँ धारा 25 इक्वावेलेंट है धारा 31 के। अब ये कर एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपेल। ये एडमिशन की बात कर रहा है, जो स्वीकृतियाँ हैं वो विबंध का रूप ले सकती हैं, वो निश्चायक सबूत नहीं हो सकती हैं। यही कह रहा है धारा जो धारा 31 में था, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained। तो हम लोगों ने देखा धारा 22 से लेकर के धारा 24 तक एक कन्फेशन के बारे में प्राविधान यहाँ एकदम संक्षिप्त सार संक्षिप्त में करके बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पिरो करके रखा गया है। पुराने जो अधिनियम पढ़े हुए व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं या जो नए अधिनियम को ही केवल फोकस करके पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुलझा हुआ अधिनियम होगा। तो मैंने बेयर एक्ट का पूरा चर्चा किया, आप लोग बेयर एक्ट ज़रूर पढ़िएगा। अभी तक मेरे इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।